Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be fine and healthy. Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एजुकेशन में, तो वो यूनिट नंबर 2 में मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। इसमें जो मेथड्स है आपके कोर्स में शामिल है वो है नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, हिस्टोरिकल अप्रोच, सोशल अप्रोच, psychological method, quantitative and statistical method, scientific approach. These are the methods which are present in the second unit of your course comparative education. अभी हम आते हैं comparative education में जो first method है वो है descriptive method. What is descriptive method? Descriptive means to bayan karna, to narrate something. This method was used in the 19th century because the main purpose of comparative education was to incorporate the good points of another country. ये मेथड 19th सेंचुरी में इस्तेमाल हुआ और इसमें जो इसका जो मेन पर्पस है वो कंपैरेटिव एजुकेशन में कि दूसरे मुल्क से जो अहम पॉइंट्स है, जो अच्छे पॉइंट्स है, कि वो इनकॉर्पोरेट हो जाए. फॉर दिस अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री वाज नेसेसरी. और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो मैनी एजुकेशनिस्ट प्रेजेंटेड डिटेल डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अदर लैंड्स. जो बहुत ज़्यादा ऐसे एजुकेशनिस्ट है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिस्क्राइब कर सकते हैं दूसरे लैंड्स के, दूसरे मुल्कों की एजुकेशनल सिस्टम को. जॉन गैरिसन, ये एक एजुकेशनिस्ट ऑफ यूएसए, इज़ वर्दी ऑफ मेंशन इन इट्स कनेक्शन. In 1919, he visited Great Britain, France, Holland, Switzerland, and Italy and wrote a book entitled A Year in Europe, describing their educational systems. और उसने इस बुक में इन ममालिक की वो एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब किया. An attempt was made in USA to incorporate some of the special characteristics of the educational system as described in this book. और इसमें जो 1831 में द कैरेक्टरिस्टिक विक्टर कर्सन of France published a report on the educational system of France. Some of the educational characteristics of Persia as described in this report were imitated in Great Britain and France. ये मुख्तलिफ इसमें ये नक़ूल शामिल है डिस्क्रिप्टिव मेथड में. विक्टर कर्सन did not make a comparative study of educational system of other lands in his report. तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था डिस्क्रिप्टिव मेथड का कि इसमें दूसरे ममालिक की जो अहम गुड पॉइंट्स है वो एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाए. तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं. फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड के बाद जो दूसरा मेथड है वो है हिस्टोरिकल मेथड. इन द हिस्टोरिकल मेथड वी स्टडी द मॉडर्न एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. हिस्टोरिकल मेथड में हम जो जदीद एजुकेशनल तालीमी मसाइल है उसको हम स्टडी करते हैं. दिस मेथड रिवील्स द बेसिस ऑन विच द मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इज़ बेस्ड. और इसी मेथड में हम वो चीज़ शामिल करते हैं जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम पर बिल्कुल बेस्ड है, यानी उस पर बिल्कुल मुनहसर है. नीडलेस टू से दैट दिस knowledge may help us in eliminating undesirable elements in the system and further strengthening the desirable ones. यानी इसी मेथड में हम जो चीज़ ज़रूरी नहीं है हम वो सिस्टम से निकालते हैं और जो चीज़ ज़रूरी है हम उसको ऐड कर सकते हैं. It will be wrong to think that we employ the historical method only to know the past. बिल्कुल ये बात ठीक है कि इन ऑर्डर दैट वी में अंडरस्टैंड द प्रेजेंट बेटर. लेकिन ये बात बिल्कुल हमारे ज़्यादातर सोचे होता है कि हिस्टोरिकल मेथड में हम ज़्यादातर पास्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको प्रेजेंट भी स्टडी कर सकते हैं. इन फैक्ट आवर पर्पस इज़ आल्सो टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ हिंटिंग एट दोज फैक्टर्स विच में बी मोर यूजफुल. और जो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होते हैं, जो ज़्यादा मुफीद है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
In the historical method, we try to understand all those geographical, social, racial, political, religious, and linguistic factors which influence the educational system of a country. Historical method में हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी geographical फैक्टर है, जितने भी सोशल है, जितने भी रेशल है, जितने भी पॉलिटिकल है, जितने भी दीनी है और जितने भी लैंग्विस्टिक फैक्टर्स है, तो हम इसको एक मुल्क की वो स्टडी कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं. निकोलस हैंस ये एक एजुकेशनिस्ट हैव एम्फसाइज दिस मेथड, वो इसी मेथड पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं. बट वन ऑफ द ग्रेट लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड इज़ दैट द डेटा ऑन विच वी बेस आवर स्टडी may not be reliable because in the collection of the same due care is not observed. Therefore, conclusion derived cannot be very useful. तो ये हिस्टोरिकल मेथड था. फिर हिस्टोरिकल मेथड के बाद जो तीसरा मेथड है वो है साइकोलॉजिकल मेथड, या इसको हम सोशल मेथड भी कहते हैं. इन दिस साइकोलॉजिकल मेथड द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आर स्टडीड इन अ सोशल कंटेक्स्ट. और इसी मेथड में हम एजुकेशनल यानी तालीमी जितने भी मसाइल होते हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं सोशल कंटेक्स्ट में. This is done with the belief that the educational system of a country is conditioned by its social, cultural, economic, political and religious situation. और इसी मेथड में हम जो तालीमी सिस्टम है एक मुल्क का वो हम स्टडी कर सकते हैं कि सोशल के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, इकनॉमिक के लिहाज से, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिचुएशन के लिहाज से हम इसको स्टडी कर सकते हैं. Hence, the educational problems of a country have their origin in some social problems and they do not exist by themselves as there is a close relationship between education and society. हर मुल्क में एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक मुल्क के, तो वो उसकी जो ऑरिजिन होती है वो सोशल प्रॉब्लम्स और इससे सोशल इन सोसाइटी से आस की जाती है. और फिर इन दोनों का आपस में एक कनेक्शन है कि सोसाइटी और तालीम का. This sociological method of the study of comparative education does not emphasize only the past causative factors, ये माजी पर में इन्हिसार नहीं करते, but also those social and cultural aspect which may be responsible for the problems. और ये social और cultural aspects पर भी जोर देता है जो कि responsible होता है इन्हीं मसाइल का. It may be mentioned that the educational system of a country becomes useless when it does not run parallel to the social situation of the country and the aspiration of the people. और ये बात काबिल ज़िक्र है कि एजुकेशनल यानी जो निज़ामी तालीम है वो बिल्कुल यूजलेस है अगर वो पैरेलल एक सोशल सिचुएशन के साथ और एक मुल्क और द कंट्री एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के साथ अगर वो मुतवाज़ी न चला हो. The education in India is obtained during the British rule may be cited as a case in point because the same did not satisfy the social needs in the country or the aspiration of the people. तो ये इसमें एक होता है कि एक मिसाल दिया गया है इंडिया का. फिर इसके बाद जो चौथा है वो है ये साइकोलॉजिकल मेथड था और फिर इसके बाद ये साइकोलॉजिकल मेथड इसमें दोबारा आ गया. फिर इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच. द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन वी एनालाइज द सिमिलरिटीज एंड फैक्टर्स इनहेरेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज. कंपैरेटिव एजुकेशन में हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि द सिमिलरिटीज़ और जो फैक्टर्स होते हैं वो इनहेरेंट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ वेरियस कंट्रीज़ में, यानी इसमें ये हैं. हिंस इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोग्रेस. और फिर इन चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करें और द प्रोग्रेस और डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन इन कंट्री के एक मुल्क की एजुकेशन सिस्टम की वो यानी वो इसमें ये मेथड इस्तेमाल की जाए. इन दिस मेथड वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल डेटा आर कलेक्टेड अबाउट अ कंट्री. और इसी मेथड में यानी स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव मेथड में हम मुख्तलिफ ममालिक की जो एजुकेशन डेटा होता है हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द डेटा अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ एजुकेशन, expenditure on them, the percentage of passes and failures at various stages of education, expenses on teachers' salaries,
school building and other items are also collected, and the same are compared with the identical data of another country. Thus, the progress or decline of education in any country is statistically analyzed. यानी इसी मेथड में हम जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, जो टीचर्स की सैलरी है, जो एक्सपेंडिचर्स है स्टूडेंट्स पर, जो फेलियर्स है, जो पासेस है, तो हम इसको ये यानी ये मेथड इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Thus, the progress or decline of education in any country is statistically analyzed. तो अगर किसी मुल्क में एजुकेशन सिस्टम की डिक्लाइन यानी डिक्लाइन की तरफ जा रहा हो तो फिर ये मेथड इस्तेमाल की जाती है या अप्लाई की जाती है. बट द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ टू प्रोक्योर रिलायबल डेटा. और जो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है तो ये है कि रिलायबल डेटा आपके साथ हो. जनरली ड्यू केयर इज़ नॉट टेकन इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, कंसिक्वेंटली मेनी ऑफ देम आर फॉल्स. इसमें अक्सर ऐसा होता है कि डेटा जो है ना वो वैलिड ना हो, तो फिर इसमें ये रिज़ल्ट जो है ना वो उतना सही नहीं आता जितना ये एक्सपेक्टेशन इससे होता है. Another difficulty in this connection is that the various educational terms used in different countries cannot the same sense, यानी वो बिल्कुल वो सेंस को बराबर नहीं करता, रिलायबल नहीं करता. Therefore their statistical analysis is falsified. फिर ये गलत होता है इसमें. फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है scientific method approach. The scientific method approach emerged in the current phase of the development of comparative education. ये emerge हुआ है यानी current जो फेज इस्तेमाल होता है comparative education में. Its time frame dates back from 1960. However, during this period, intense methodological debate centered on the following: the feasibility of relying on a particular method as opposed to a multi-dimensional approach. Number first, इसमें एक ही है. The feasibility of the nation state as the dominant research framework as opposed to an intra-national, regional, continental and world system analysis. ये एक दूसरा मेथड इसमें ही है. The over reliance on quantitative and statistical as opposed to qualitative and descriptive research. And finally, number four, the range of research concerns that have traditionally dominated studies in comparative education. The result of the methodological debate culminated in new approaches to the study of comparative education. Some of the scholars have engaged in deploying new approaches to comparative education study. While bearing in mind the dynamic nature of the discipline, in fact, some scholars have demanded an attempt to develop a science of comparative education that would finally place comparative education in the family of social science and at the same time maintain its distinctive position from them. तो डियर स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक मेथड अप्रोच था कि इसमें ये पॉइंट्स जो है ना वो इस्तेमाल हुए हैं. फिर इसके बाद जो लास्ट वन है वो है एनालिटिकल मेथड अप्रोच. दिस अप्रोच ब्रिंग्स टुगेदर द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन. ये मेथड जो है ये ज़्यादातर जो है ब्रिंग्स लाता है यानी रिलेशनशिप के एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री एंड जिसमें सोशल हो, पॉलिटिकल हो एंड इकोनॉमिकल कंडीशन हो, ये एक दूसरे की रिलेशनशिप लाता है. इन एनी कंपेरेटिव स्टडी वी हैव टू यूज़ एनालाइज. हम इसको एनालाइज कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज थ्रू एनालाइज वन कैन सेपरेट द वेरियस एलिमेंट्स एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच इंडिपेंडेंटली. तो फिर इसमें जो मेन पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं फिर वो ये है कि कलेक्टिव एजुकेशनल डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो ये इसमें होता है. और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके लिए ये दो लाजमी हैं. फिर बाकी जो है ना आप उस जो नोट्स में शेयर करता हूँ तो फिर आप उसमें देखें. डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 2 में थे और यूनिट नंबर 2 में जो टाइटल था आज का वो था मेथड्स ऑफ कंपेरेटिव एजुकेशन. ये मेथड्स जो है ना वो आपके कोर्स में कंपेरेटिव एजुकेशन में शामिल हैं. और इसमें जो मेथड्स थे वो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, हिस्टोरिकल मेथड, सोशल अप्रोच या सोशोलॉजिकल मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड, क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच या एनालिटिकल अप्रोच, ये मेथड इसमें इस्तेमाल हुए हैं. तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इसको
अच्छी तरह रीड कर ले। अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो फिर आप मुझसे राबिता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सलाम। थैंक्स अ लॉट।